हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य एकेडमी चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारी सल्तनत डायनेस्टी है उसका जो अंतिम वंश है, यानी कि पहले 5 वंश हो चुके हैं, उसमें पहला गुलाम वंश है जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दूसरा हमारा खाफूर खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। और तीसरा गुड़-खा तस्लेम तैफूर तुगलक, जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। और उसके बाद चौथी डायनेस्टी है सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। और आज अंतिम वंश है सल्तनत का, जो 5 वंश होते हैं टोटल में, 5वां वंश है लोधी वंश। दोस्तों, लोधी वंश एक ऐसा वंश है जिसमें भारत में पहली बार अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। हालांकि दूसरा अफगान साम्राज्य शेर शाह सूरी का था और पहला अफगान साम्राज्य बहलोल लोधी के द्वारा फाउंड किया गया। तो आज हम सब लेते हैं यहाँ लोधी वंश। चौदह सौ 1451 से लेकर 1526 तक इस वंश का वो है। इस वंश में 3 राजा हुए हैं। संस्थापक बहलोल लोधी है, दूसरा सिकंदर लोधी है और अंतिम शासक और तीसरा शासक इब्राहिम लोधी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहलोल लोधी को। जितने भी हमारे 5 वंश हुए हैं और 5 वंश में जितने भी संस्थापक हुए हैं, यानी कि 5 वंश में 5 ही संस्थापक हुए। 5वां संस्थापक बहलोल लोधी है। तो संस्थापक के हिसाब से इसका सबसे बड़ा कार्यकाल है। वैसे ही अंतिम वंश है। बहलोल लोधी ने सैयद वंश का जब राजा होता है लास्ट सलाउद्दीन आलम शाह और वो बदायूं चला जाता है, तो उसका वजीर हमीद बहलोल लोधी को आमंत्रित कर देता है और बहलोल लोधी हमीद खां को रास्ते से हटाकर एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जिसको हम लोधी वंश कहते हैं। लोधी वंश के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम अफगान वंश कौन सा है। तो प्रथम अफगान वंश है लोधी वंश। अब बहलोल लोधी ने साम्राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन लोधी जो बहलोल लोधी था, ये सभी सरदारों को, सभी अमीरों को साथ लेकर चलता था। ये सिंहासन पर भी ऐसा नहीं बैठता था और इसकी स्थिति ये थी कि सबको बराबर मानता था। सारे अफगानों को, अगर कोई अफगान रूठ भी जाता था तो ये उसे मना कर लेकर आता था। वो कहता था कि हम सब बराबर हैं, बराबर के हिसाब चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये 1489 तक रहता है। अगर इसके राजत्व सिद्धांत की बात करें तो ये सभी अमीरों को साथ लेकर चल रहा है और एक तरीके से ना ये राजा का टाइटल अपने आप को राजा मानता है, ये केवल ऐसा है कि संस्थापक जरूर है और अपने आप को अमीरों जैसा ही व्यवहार करता है। उनके साथ ही बैठकर खाना खाता है, उनके साथ ही बैठकर बात करता है। इसके बाद में जो इस वंश का जो दूसरा राजा है सिकंदर लोधी, इसके बारे में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहलोल लोधी के बारे में अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इस लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल। लेकिन जो दूसरा राजा है सिकंदर लोधी, इसके बारे में काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहलोल लोधी का ही बेटा है, इसका नाम सिकंदर शाह लोधी है और इसका जो समय है वो 1489 से लेकर 1517 तक है, 1517 तक। इसको काफी समय मिलता है प्रोग्रेस करने का और एक तरीके से ये अपने आप को सुल्तान मानता और ये कहता है, इसका मानना यह है कि सुल्तान सबसे ऊपर है। जो बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत था वो इसका सिद्धांत नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इसने बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। सिकंदर लोधी एक धर्मांध शासक है। धर्मांध, हिंदुओं के लिए बहुत ही कट्टर किस्म का आदमी है। इतने कट्टर किस्म का आदमी है
कि बोधन नाम के, बोधन, कुछ किताबों में बोधन लिखा हुआ है, कुछ में बोधन लिखा हुआ है, बोधन नाम के ब्राह्मण को फांसी दिलवा देता है केवल इसलिए कि इस ब्राह्मण ने यह कहा था इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो इस बात पर यह बोधन को फांसी दिलवा देता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन इसका यह है कि ये हिंदुओं के इतना ज्यादा खिलाफ है कि एकमात्र इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ उसे उलेमा रोकते हैं। जब ये हिंदुओं पर अत्याचार करने को जाता है तो उलेमा इसे रोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा धर्मांध है और इसकी कट्टरता की नीतियां फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का तीसरा राजा है, उससे मिलती जुलती हैं। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन है, ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखता है, गुलरुखी, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गुलरुखी इसका किताब का नाम है। और आमतौर पर जैसे मुस्लिम लोग दाढ़ियां रखते थे, दाढ़ी सेविंग रखते थे, ये दाढ़ी नहीं रखता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, दाढ़ी ये नहीं रखता एक तरीके से। और इसके बारे में एक क्वेश्चन ये है, एकमात्र ये ऐसा शासक है लोधी वंश में जिसकी पत्नी हिंदू है, वह इसकी मां व पत्नी दोनों हिंदू हैं। ये हिंदू सुनार की बेटी का पुत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लोधी वंश का राजा या कौन सा राजा हिंदू सुनार की बेटी का पुत्र था। तो दोनों हिंदू हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मां भी इसकी हिंदू है और पत्नी भी इसकी हिंदू है और ये वैसे धर्म के प्रति ये बहुत कट्टर है। और एक खास बात और भी है, ये शराब भी पीता है, छुप छुप के शराब पीता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके काम है सारे करने के, ये धर्मांध होने का ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। ये छुपकर शराब भी पीता है और एक काम और करता है, ये शहनाई बहुत सुनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शहनाई बहुत सुनता है, शहनाई का ये शौकीन है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा शासक जिसने लूट के माल में कोई हिस्सा नहीं लिया। लूट के माल का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमारे पास 4 कर थे, जजिया, जकात, खुम्स या खुमस और खराज। जजिया नॉन मुसलमान देते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे वो जजिया देते थे। जकात मुसलमान ही देते थे। और खुम्स जो सेना लूट का माल लाती थी वो खुम्स कहलाता था। और अधिकतर राजा 20% स्वयं लेते थे, 80% सेना में बांट देते थे। जबकि अलाउद्दीन ने उल्टा कर दिया था, 80% खुद लेता था, 20% सेना में बांट देता था। लेकिन सिकंदर लोदी ने कभी खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया। एकमात्र ऐसा शासक जिसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया। और जो खराज है ये भूमिकर था। तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आता है कि आगरा की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना, तो दोस्तों आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की। राजस्थान के जो राजपूत हैं उन पर एक तरीके से राजस्थान के जो राजा लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आगरा की स्थापना करता है। और साथ में एक मजे की बात यह है, 1506 में आगरा को राजधानी बना दिया जाता है। यानी कि बहुत लंबे समय बाद जो सल्तनत की राजधानी कभी आगरा नहीं रही थी, तो ये पहला ऐसा राजा है जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाया। तो इसके 3-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये 1489 तक ये शासक रहा है। शहनाई सुनता था, ये पत्नी मां इसकी हिंदू थी, शराब भी पीता था छुप छुप कर और शहनाई वादे सुनता था, शहनाई सुनता था ये। और गुल्लुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसके काल में लज्जत ए सिकंदरी या सिकंदर शाही नाम की एक किताब जो संगीत पर लिखी गई, उसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। एक संगीत पर लिखी गई किताब है लज्जत ए सिकंदरी। और गजे सिकंदरी, इसने एक जमीन भूमि नापने की इकाई डेवलप की, तो उसका नाम है गजे सिकंदरी और किताब का नाम है लज्जत ए सिकंदरी। तो दोस्तों इसके बारे में काफी क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में, काफी पूछ लिए जाते हैं। तो ये मैंने मेन क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद बहलोल लोदी के बाद बहलोल लोदी का पुत्र जो इब्राहिम लोदी है वो शासक बनता है।
इब्राहिम लोदी जो शासक बनेगा और वो अंतिम शासक भी होगा उसका, उसके बाद एक नई मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। तो देखिए इसके बाद आता है अंतिम शासक। इब्राहिम लोदी। पंद्रह 17 से लेकर 1526 तक। देखिए संस्थापक है बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मानना है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। यह भी कहीं ना कहीं इसी वाले सिद्धांत पर चलता है राजा के मामले में, बहलोल लोदी वाले सिद्धांत पर नहीं चलता है। और दिल्ली का शासक होता है, इसकी उम्र भी कम है। और बाबर इसके बारे में क्या कहता है, ये एक अनपरखा योद्धा है। अनपरखा योद्धा का मतलब इसे इतना तजुर्बा नहीं है। और जब ये स्थापना करता है तो इसके समय में एक आजम हुमायूं, एक अमीर है जिसका नाम है आजम हुमायूं, ये उसको जेल में डाल देता है और इसकी वजह से एक विद्रोह हो जाता है। सारे अमीर एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर लेते हैं और इब्राहिम लोदी और सेना का युद्ध होता है। तो इस युद्ध के बारे में कहा जाता है ये ऐसा युद्ध था जिसमें भाई ने भाई को मारा और पिता ने पुत्र को मारा। बहुत ही कत्लेआम होता है इस युद्ध में। एक तरीके से समझौता हो सकता था, लेकिन इसके तजुर्बे की कमी के कारण ऐसा हो पाया। तो काफी बड़ा युद्ध होता है और ये थोड़ा सा अनाड़ी भी किस्म का भी है कहीं ना कहीं। और ये राणा सांगा के समय है दिल्ली का राजा। तो राणा सांगा, जिसे राणा संग्राम सिंह कहते हैं, जो राणा प्रताप के बाबा थे, दादा मतलब। तो राणा सांगा या संग्राम एक ही बात है। यहां देखिए इसके बीच और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध को इब्राहिम लोदी हार जाता है और युद्ध का नाम है खतौली या घटोली। कुछ किताबों में खतौली लिखा हुआ है और कुछ में घटोली। और इस युद्ध में राणा सांगा अपना बायां हाथ खो देता है, लेकिन युद्ध राणा सांगा जीत जाता है। और इब्राहिम लोदी का जो एंड है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कि सल्तनत काल का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया हो, तो वो इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी के समय इसके जो सरदार होते हैं, इसके जो अमीर होते हैं, इसके व्यवहार से चिढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा दादागिरी ज्यादा दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, और ऐसा भी बताते हैं कुछ इतिहासकार की राणा सांगा चित्तौड़ से, ये लोग कहीं ना कहीं बाबर को आमंत्रित करते हैं। और बाबर को आमंत्रित करने का इरादा कहीं ना कहीं ये होता है इनका कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और चला जाएगा। और राणा सांगा खुद ये सोचते हैं कि भाई हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। उधर आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी भी ऐसा ही सोचते हैं। पंजाब खा है दौलत खान लोदी। लेकिन 1526 में बाबर आता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये युद्ध एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध ने भारत की तस्वीर बिल्कुल बदल दी। पूरी तरह से अफगान साफ हो गए और भारत में एक नए वंश की स्थापना हो जाएगी। 1526 में युद्ध होता है। और इस युद्ध के बारे में खास कहानी और भी है कि इस युद्ध में बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लिखता है, वो कहता है भारत में 5 मुसलमान राजाओं के नाम बोलता है और 2 हिंदू राजाओं के नाम लिखता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जो बाबर की एक तरीके से क्या कहेंगे हम उसको, जीवनी है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो 5 मुसलमान मजबूत राजा हैं और 2 हिंदू मजबूत राजा हैं। हिंदुओं में जो सबसे ताकतवर राजा बताया हिंदुस्तान में, वो KDR किशन देव राय जो साउथ में है, और दूसरा नाम राणा सांगा का है, लिया जाता है। और बाबर कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को एक अनाड़ी बताता है। और होता क्या है, बाबर पानीपत के मैदान में आ जाता है और वहीं काफी समय पहले पहुंच जाता है। उसके पास सेना कम होती है, तो वहां बाबर एक अपनी नई रणनीति बनाता है। और वो आसपास के लोग, जितने भी गांव पानीपत के आसपास पड़ते हैं, वहां से जो बुग्गियां होती हैं, जो झोटे बुग्गी होती हैं, उनमें से बुग्गियां खरीद लेता है। और वहाँ ऐसा सिस्टम बनाता है, एक तरफ पानीपत शहर की दीवार होती है और एक तरफ होता है वहाँ नदी होती है। तो ऐसी स्थिति में वो सिस्टम अपना इस तरह की रचना करता है कि कोई भी सैनिक भाग ना पाए। रास्तों में बहुत बड़े बड़े खड्डे खुदवा देता है, उनमें लकड़ियों को नुकीला बना बना के गड़वा देता है, ऊपर से घास फूस डलवा देता है। तो जैसे ही इसके पास, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना है, ये हाथी पर सवार होकर आता है और ये बिल्कुल भी एक तरह अनाड़ी की तरह उस पर वार कर देता है। इसके हाथी घोड़े सारी सेनाएं गड्ढों में फंस जाती है, बहुत लोग मारे जाते हैं और तोप का इस्तेमाल करता है बाबर इसमें।
तो कुल मिला के कुछ ही घंटों में बाबर इसकी 1 लाख सेना को इधर उधर कर देता है और एकमात्र ऐसा राजा इब्राहिम लोदी जो युद्ध में ही मारा जाता है और बाबर भारत में नए साम्राज्य की स्थापना कर देता है और जिस साम्राज्य का नाम होगा मुगल वंश। तो दोस्तों आज हमारी ये अंतिम वीडियो थी सल्तनत काल की। आप इसको डिस्कस करिए, हमने इसमें मेन क्वेश्चन सब डाले हैं, तो 3 बार अच्छी तरह सुनिए और जिस तरीके से आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।